कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैंने लेकर के आया है क्रैश कोर्स, जो कि फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक है, इससे पीछे मैंने क्या किया था बाबू, बायोलॉजी का जो है ना टोटल 130 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करके दिया था। आप लोगों ने नहीं देखा है ना बायोलॉजी का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसमें लिए गए हैं टोटल 115 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और देखें कि आपका फिजिक्स कितना स्ट्रांग है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बाबू। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता ही होगा कि प्रकाश के परावर्तन के बाबू 2 नियम हैं, आपको पता ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, लेकिन कौन कौन नियम है, तो आप क्या बोलेंगे? तो बाबू आप बोलेंगे कि परावर्तन कोण और आपतन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों जो होती है ना एक दूसरे के बराबर होती है। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होती है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण क्या है बाबू, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं बाबू, एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियम आपने समझ लिया। पहला नियम आपने समझा कि परावर्तन कोण तथा आपतन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम आपने समझा कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, कॉपी कलम लेकर के आप लोग बैठ जाइएगा, जो भी मैं बोलूँगा वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारा डाउट जो है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। बाबू दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यह कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर ए अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी अनंत होती है तो इसकी वक्रता तिर्य्या क्या होती है? वक्रता तिर्य्या क्या होती है बाबू? जब अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तो इसकी वक्रता तिर्य्या क्या होती है? तो ये भी अनंत होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो 2 चीज आपने यहां से क्लियर कर लिया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत और वक्रता तिर्य्या भी क्या होती है बाबू, तो अनंत होती है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ठीक है, आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लीजिएगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बाबू ये तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कि कैसे गमन करती है? तो बाबू हमेशा जो है ना ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मैंने चैप्टर पढ़ाया था है ना, यानी जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी के बुक में सारा चीज़ हमने क्लियर कर लिया है। चैप्टर का नाम रखना और बाय पंकज सर सर्च करोगे ना तो पूरा चैप्टर खत्म होकर के आ जाएगा आपके सामने वीडियो। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, तो चौथा प्रश्न क्या करते हैं तो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चौथा कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? तो क्या होता है बाबू? तो ये होता है आभासी और सीधा। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, आभासी और सीधा। दूसरे शब्द में बोला जाए तो बाबू क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक। ठीक है, तो आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आभासी और सीधा और काल्पनिक भी आप इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत बाबू नहीं दिक्कत। पांचवा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पांचवा कहता है कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई पेपर है, क्या है, कोई पेपर है, अब इसमें तेल लग जाता है, तो तेल लगने के बाद देखना कि उसके आर पार दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पारभासक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पारभासक बोलेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना। आओ बच्चों अब हम क्या करते हैं, छठा प्रश्न ले लेते हैं। छठा क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बाबू। तो अवतल दर्पण की आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो बाबू ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? ऋणात्मक होती है। और वही हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल दर्पण को याद रखना, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं बाबू? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी।
अभिसारी लेंस भी बोलते हैं अवतल दर्पण को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभिसारी दर्पण बोलते हैं, अभिसारी लेंस नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, इसमें बहुत लोचा होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, लेंस मत कहना, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। लेंस वाला भी बताएंगे आगे, चलो ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। सातवां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कहता है दर्पण सूत्र है। दर्पण का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है बाबू? तो 1 जो v है प्लस 1/u बराबर 1/f, यही करेक्ट आंसर है, दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये रख दो, ये आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। आओ बच्चों, अच्छा इसमें एक चीज़ जिक्र कर लेते हैं, ये v क्या है, u क्या है, f क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। f जो होता है बाबू, f जो होता है ना, वो फोकस दूरी होता है, ठीक है। और ये जो v होता है ना, ये v जो होता है बाबू, ये दर्पण की छवि की दूरी है ना। और ये u जो होता है, u क्या होता है बाबू? u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पे हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां क्या कहता है कि f बराबर r/2 सत्य है केवल, किसके लिए सत्य है? f बराबर r/2। ये f बराबर r/2 फॉर्मूला है, और ये अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण, इन दोनों के लिए सत्य है, ठीक है। अवतल दर्पण में भी f बराबर r/2 ही होता है, और उत्तल दर्पण में भी f बराबर क्या होता है बाबू? r/2 ही होता है। कौनो दिक्कत नहीं ना बाबू? आ जाओ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने क्या है, वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू, तो कहाँ रखेंगे? तो क्या रखेंगे बउआ? ध्रुव पर, अनंत पर, या वक्रता केंद्र पर, या फोकस पर? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, है ना, वक्रता केंद्र पर। ओके, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए बाबू, 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि आवर्धन होगा, क्या होगा? तो आवर्धन को बाबू m से प्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा बाबू? तो ये जो हो जाएगा ना बाबू, वो धनात्मक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। अब यहाँ पे 11वां प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 11वां कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आपसे क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है। पीछे मैंने देखा ऋणात्मक के बारे में, अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, धनात्मक के बारे में पूछा जा रहा है। तो 12 यानी 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बाबू, 12 क्या कहता है? 12 यहाँ पे कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है बाबू? तो ये होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है बाबू? इसलिए कि ये क्या करता है, छोटे छोटे बालों को ना बड़ा करके दिखाता है, इसलिए बाबू अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। 13 क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्जा, यानी वक्रता तिर्जा है बाबू 40 सेंटीमीटर, क्या है? 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी यानी f बराबर होता है r/2, तो r/2 करेंगे यानी 40/2 करेंगे, तो 40 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा बाबू? 20 आएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना बाबू। आइए 14 देख लेते हैं। 14 क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? मैंने आपको बताया था क्या, परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के कितने नियम? 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन नियम हैं उसको जरा हम समझ लेते हैं बाबू। तो पहला नियम क्या है कि याद रखना, नोट कर लेना इस बात को, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लेना कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इन दोनों को बउआ आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, याद रखना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इन दोनों को अलग करने वाले तलों पर जो अभिलंब है ना, वो तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये पहला नियम है। दूसरा आपका जो स्नेल का नियम जानते हैं ना बाबू, साइन आई बटे साइन आर बराबर यू, यू नहीं होता, म्यू होता है, वो क्या होता है? म्यू। मैं लिख देता हूँ, वो दूसरा नियम है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन आई, ठीक है, और बटे में साइन आर बराबर, ये क्या होता है बाबू?
म्यू होता है। क्या होता है? म्यू होता है, यू नहीं होता है, याद रखना म्यू होता है। ठीक है, तो म्यू होता है, इसे हम नियतांक भी बोलते हैं। तो ये स्नेल का नियम है, यही इसका प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो हुआ बाबू, ये क्या हुआ कि आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। ठीक है, याद रखना। तो आपतन कोण की ज्या और ये है अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, और इनका जो अनुपात होता है ना, एक नियतांक होता है। इतना बस आपको लिख देना है दूसरा नियम में, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपने समझ लिया। 15 क्या कहता है बाबू? 15 कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बाबू इन चारों में से आपको बताना किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो मैं आपको बता दूं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक। और याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा चमकदार होगा। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, इसलिए हीरा सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। इस बात को ध्यान रखना। बाबू कांच का अपवर्तनांक कितना होता है ना? तो देखो बाबू, इसमें आपको बताना है कि कांच का, जैसे बर्फ है, वायु है ना, इन सभी का आपको बता देना है ना। तो आपसे हम ये पूछेंगे कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना है ना। और हम यहाँ पे बता देते हैं वायु का अपवर्तनांक और बर्फ का अपवर्तनांक, इन सभी का बता देते हैं। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू? 1.003 होता है। ठीक है, ये वायु का अपवर्तनांक है। अब हम बात करते हैं बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है बाबू 1.31 होता है, ये बर्फ का अपवर्तनांक है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक जो है ना बाबू, कमेंट करके बताना। अच्छा, वहीं पे हम क्या करते हैं, पानी का अपवर्तनांक बता देते हैं। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है बाबू? पानी का अपवर्तनांक जो होता है ना 1.3 होता है, या 33 कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपने इसको समझ लिया। ओके, और याद रखना कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो ज़्यादा चमकदार होता है। अब आप कहोगे सर निर्वात में जो होता है, निर्वात का अपवर्तनांक तो बहुत कम होता है, तो क्या वो चमकेगा? वो चमकेगा नहीं, वो काला दिखेगा, है ना, क्योंकि सबसे कम है तो इसलिए वो काला दिखेगा। और जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा वो चमकेगा, है ना। जैसे कि हवा है, तो हवा का भी तो कुछ ना कुछ अपवर्तनांक है, जैसे कि 1.003 हवा का अपवर्तनांक है। तो आप कहेंगे क्या सर ये कैसे चमके, हवा को तो हम नहीं देख पाते हैं। तो बाबू जो रास्ते पे चलते हो ना गाड़ी लेकर के हाईवे पे, और दूरे से नजर आता है कुछ चमकता है पानी जैसा, वो क्या होता है? हवा ही रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, वही चमक रहा है। आपने समझ लिया? ठीक है, अब बाबू 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां क्या कहता है? एक मिनट, अब यहाँ पे हम 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है बाबू, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो आप कहते अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ लेंस पूछा जा रहा है इसलिए उत्तल लेंस कर दिए हैं। ठीक है, न तो वो याद रहेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, मार देना लेंस वाला में अवतल की गलती ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आओ बाबू 17 देख लेते हैं। 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन, आवर्धन यानी एम होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बाबू? तो यू यानी सॉरी V/U होता है, ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। आओ अगला प्रश्न लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 18 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। बड़ा सिंपल है, आपको पता होगा कि अगर फोकस दूरी प्लस है यानी धनात्मक है तो ये उत्तल होगा कि अवतल होगा, बताओ, है ना। फोकस दूरी क्या है यहाँ पे? धनात्मक है बाबू, तो ये क्या होगा बाबू? उत्तल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, और यहाँ पे ये ऋणात्मक कर देता माइनस, तो अवतल हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू आपने समझ लिया। यहाँ पे 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है बाबू? तो वो है डायोप्टर। डायोप्टर क्या है बाबू? ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आओ बाबू, अब हम क्या करते हैं 20वां देख लेते हैं। 20 क्या कहता है यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये नहीं पूछ रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। तो भाई उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? धनात्मक होती है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आओ बच्चों, अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है कि अवतल लेंस के
प्रकरण क्या कहता है, अवतल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन यानी m बराबर है, यानी m है, क्या होगा बाबू। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाबू वो होता है ऋणात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए 22 देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो 22 क्या कहता है, किसी लेंस द्वारा कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे एसआई मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसआई मात्रक का फुल फॉर्म होता है बाबू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका मतलब ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बाबू ये आवर्धन कहता क्या किसी लेंस का, हाँ आवर्धन का एसआई मात्रक ये नहीं पूछ रहा है। तो मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक जो भारत में बोला जाएगा वही पाकिस्तान में भी बोला जाएगा, अमेरिका में भी बोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब ये होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है ना बाबू नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बोलेंगे, यानी मात्रक विहीन बोलेंगे। मात्रक विहीन को बोलते हैं यूनिट लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट लेस, यानी जिसका कोई मात्रक ना हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एसआई मात्रक का मतलब आपने समझ लिया है ना, कि मान लो कि किसी चीज़ का मात्रक भारत में जो चीज़ बोला जाता है वही कहाँ, अमेरिका में भी वही बोला जाएगा, पाकिस्तान जापान जहाँ भी है वही बोला जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब यही होता है। अब बाबू 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लो टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाबू टोटल है 2, कितने हैं, तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है बाबू, तो 23 का हो जाएगा 2 है, ठीक है, ओके। अच्छा अब जानेंगे कि एक लेंस जो होता है ना इसके बाईं ओर होता है और दूसरा लेंस जो होता है ना वो दाईं ओर होता है, ठीक है। तब मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, कहने का मतलब कि एक मुख्य फोकस जो है ना क्या होता है बाबू बाईं ओर और दूसरा जो होता है ना दाईं ओर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो 24 क्या कहता है बाबू, 24 कहता है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ये आपको बताना है। कहता है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे गोलीय पृष्ठ हो, जैसे कि ये मान लो इस तरीके से हम बनाते हैं और बाहर की तरफ गोलीय पृष्ठ है, मान लो इधर अंदर से पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं अंदर से पेंट करते हैं, तो ये बाहर से क्या है उभरे हुए गोलीय पृष्ठ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का ही तो चित्र इस तरीके से होता है ना। उत्तली लेंस तो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना वो प्लेन होता है, यानी टकराने वाला जो सतह है ना वो प्लेन होता है, उभरे हुए सतह से होता है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत 25 क्या कहता है बाबू, यहाँ पे देख लो 25 यहाँ पे कहता है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए बाबू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, ठीक है। 26 कहता है बाबू, 26 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बाबूआ वो जो मिट्टी है ना वो प्रयुक्त नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, ठीक है। आओ बाबू 27 देख लेते हैं। 27 क्या कहता है, 27 कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। कहता है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, हवा में, जल में या शीशा में। और एक और ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं, हीरा में। तो बाबू हवा में जो होती है प्रकाश की चाल अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर कि वायु में जो चाल होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आओ बाबू अब हम लेते हैं 29, ठीक है। 29 ये कहना था 27 और ये 28 है। 29 में ले रहा था ना, गैप कर रहा था। चलो 28 क्या कहता है बाबू, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखो कौन सा लेंस है, दर्पण नोट भाई, अपसारी लेंस, लेंस पूछा जा रहा था कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपने समझ लिया, ठीक है।
29 क्या कहता है बाबू, 29 कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब जितना प्रकाश की चाल निर्वात में तेज होगी उतना वायु में नहीं हो सकती है, ठीक है, तो कम होती है बाबू। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा ए। ओके, आपको पता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। अच्छा 30 क्या कहता है बाबू, 30 कहता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, क्या बताता है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है, आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू। तो ये बताता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है, ये आपको बताता है ना। आइए बाबू 31 देख लेते हैं। 31 क्या कहता है कि वास्तविक वस्तु क्या है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कौन बनाता है, यानी वास्तविक वस्तु का मतलब जो रियल का वस्तु हो। आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब डुप्लीकेट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब छाया है ना, या फिर कृत्रिम छाया, कौन बनाता है ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समतल दर्पण, ठीक है। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे 32 क्या कहता है, 32 कहता है कि किसी माध्यम के आप क्या है, अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है ना, साइन आई बट्टे साइन आर होता है क्या, कुछ और होता है ना। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, और बराबर म्यू कह सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ओके बाबू, तो आपने समझ लिया। आ जाओ बाबू, अब हम 33 देख लेते हैं। 33 क्या कहता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाशिक है ना, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन होते हैं, तो आप कहना कि पारदर्शक, एक पारदर्शक और दूसरा जो होता है ना बाबू अपारदर्शक। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, आप लोग समझ जाना, पारदर्शक और अपारदर्शक ये 2 प्रकार हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पारदर्शक यानी जिसके आर पार देखा जाए, और अपारदर्शक जिसके आर पार न देखा जाए, जैसे लकड़ी ईंट है ना, तो इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। और पारदर्शक जैसे पानी है ना, कांच है ना, इस सब के आर पार देख सकते हैं। हवा हो गया। ओके बाबू, 24 क्या कहता है जरा देख लीजिए ध्यान से। 24 कहता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डैश होती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो बाबू सबसे पहले समझेंगे विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। देखो बाबू, सघन माध्यम का मतलब होता है जहाँ पे घना चीज़ है। इसे ऐसे समझो कि जैसे मार्केट है, तो मार्केट में ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे सघन माध्यम है। माध्यम का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप धीमे धीमे दौड़ पाएंगे। लेकिन जब विरल माध्यम जहाँ खुला मैदान है, फील्ड है, तो वहाँ पे तेज दौड़ेंगे, है ना। तो आपने समझ लिया कि सघन माध्यम में किसी भी चीज़ का जो चाल होता है वो कम होता है, और विरल माध्यम में किसी भी चीज़ का चाल अधिक होता है। तो वही पूछा रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग सोच करके बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम होती है ना। विरल माध्यम कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, ये पूछा है ना आपसे। तो इसका अधिक होगा ना। अरे मैं भी कंफ्यूज हो गया, अधिक ना होगा भाई, है ना, अधिक हो जाएगा, ठीक है। आइए आओ बच्चों, अब हम 35 देख लेते हैं। 35 कहता है कि पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाती है, इसका कारण है। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाती, जैसे कि बाबू ये बाल्टी है, समझो क्या है, ये बाल्टी है ना, क्या ये बाल्टी है। तो इसमें अगर हम पानी डाल देते हैं, है ना, तो पानी डालेंगे तो इसका जो तली है ना, इसका ऊपरा हुआ दिखाई देगा, है ना, क्या होगा, गहराई जो है ना इस अंदर कम दिखाई देगा, लगेगा कि ऊपर आया हुआ है। इसका क्या कारण है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो भाई 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है बाबू, ठीक है। आओ 36 हम ले लेते हैं। 36 क्या कहता है, 36 कहता है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी
दिखाती है, इसका कारण क्या है बाबू? पानी में जो भी है, पानी में मान लो कि पानी में अगर छड़ी डाल दे तो ये टेढ़ी दिखाई देता है। इसका कारण एक ही, अपवर्तन के कारण। प्रकाश की क्या है बाबू? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का मतलब होता है क्या कि आर पार जाना, उसके अंदर प्रवेश करना, और परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आ जाना, है कि नहीं? तो ये भी आपने समझ लिया, है ना? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। ओके, आ जाओ बाबू, अब हम 37 ले लेते हैं। 37 क्या कहता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। शायद आपके बुक में जो दिया गया है निर्गत कोण दिया गया है, जो कि ये गलत है, निर्गत कोण नहीं होगा, ठीक है? इसे हम कहते हैं बाबू आपतन कोण बोलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, है ना? तो 37 का, अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं, आपतन कोण नहीं बाबू, परावर्तन कोण होगा, है ना? 37 का क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण होगा, ठीक है? तो 37 का बी हो जाएगा परावर्तन कोण। ओके, आओ बच्चों, अब हम देख लेते हैं 38। 38 क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट की दर्शन की न्यूनतम दूरी। आपसे न्यूनतम दूरी पूछा जाए, अधिकतम नहीं, कंफ्यूज मत होना। न्यूनतम दूरी होता है बाबू 25 सेंटीमीटर, ठीक है? क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। गलती से 25 मीटर पे न लगा देना, ठीक है? 25 सेंटीमीटर याद रखना, ठीक है? तो 38 का हो जाएगा बाबू सी, है ना? 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 39। 39 क्या कहता है? 39 यहाँ पे देख लो कि रेटिना पे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है ना? ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू, है ना? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर अभिनेत्र लेंस के द्वारा। इस बात को ध्यान रखना। रेटिना को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। रेटिना इंग्लिश वर्ड है। ओके, अब बच्चों, अब हम 40 देख लेते हैं। 40 क्या कहता है? 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका होगा आइरिस। तो आइरिस यहाँ पे देख लो, कहाँ? यहाँ पे है। आइरिस को ये आइरिस जो है इंग्लिश वर्ड है, तो आइरिस को हिंदी में परितारिका बोलते हैं। तो परितारिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत ना दिक्कत बाबू। चलो, अब हम क्या करते हैं? 41 देख लेते हैं। 41 क्या कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी हमारा जो आंख है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस कह लो या क्रिस्टलीय लेंस कह लो, दोनों एक ही बात है। तो याद रखना, अगर उत्तल लेंस ऑप्शन में नहीं है, क्रिस्टलीय लेंस है, तो मार देना क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है? ओके, आ जाओ बाबू, अब हम 42 देख लेते हैं। 42 क्या कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, क्या है? दृष्टि पटल पे ही तो प्रतिबिंब बनाते हैं। किस भाग में बनाते हैं मानव नेत्र? दृष्टि पटल। आँख के पीछे रेटिना होती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। दृष्टि पटल को ही हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, RETINA, रेटिना, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। आओ बच्चों, अब हम 43 देख लेते हैं। 43 क्या कहता है कि सामान्य नेत्र यानी आँख हमारा जो है, तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। हमारी आँख के पीछे जो रेटिना होता है, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है वो आपसे पूछा जा रहा है ना? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? ये होगा वास्तविक और उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लो, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आ जाओ बच्चों, अब हम क्या करते हैं? 44 देख लेते हैं। 44 क्या कहता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? मतलब पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू आइरिस होगा। आइरिस यानी परितारिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना? तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत बाबू। आओ, अब हम लेते हैं क्या? 45 ले लेते हैं। 45 क्या कहता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की किरण है, अधिकांश अपवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार मैंने पढ़ाया था, उसमें आँख के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी दी थी, आप लोग जा करके देख लेना। तो 45 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है बाबू? अगला प्रश्न लेते हैं।
अब बात करते हैं बाबू 46 कहता है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश से किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से जो है वो फैल जाती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ये परितारिका के कारण, ठीक है। परितारिका यानी क्या समझे? आइरिस, ठीक है, आइरिस के कारण। अब यहीं पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, तेज प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा होता है या छोटा होता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है ना, आप लोग बताना। बाबू अब हम 47 देख लेते हैं। 47 कहता है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। कहने का मतलब जैसे हमने किसी वस्तु को देखा आँख से और फटाक से देखा और फटाक से हटा लिया, तो कितना सेकंड तक वो जो है ना छाया हमारी आंखों में बनी रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड, है ना। बहुत सारे जगह देख रहे हैं 1/10 है ना, आपके बुक में 1/16 है ना। तो 1/16 ही करेक्ट आंसर है, ओके। 1/16 सेकेंड है, इस बात को ध्यान रखना। 47 का सी हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं 48 बाबू। 48 क्या कहता है कि 48 कहता है कि किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अब कौन सा लेंस हम लगाएंगे जिससे दीर्घ दृष्टि दोष जो है ना दूर हो जाए, है ना। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग हम करते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जरा दूर दृष्टि दोष के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, ओके बाबू। 49 क्या कहता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछ रहा है, याद रखना, न्यूनतम नहीं। तो अधिकतम होता है अनंत बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना 50 का क्या कहता है। 50 कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। अब निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है, तो देखो इसमें एक मैं डिफिनेशन बताऊँ। दूरदृष्टि दोष किसे कहते जानते हैं? दूरदृष्टि दोष को हम कैसे कहते हैं डिफिनेशन की तरह, कि दूरदृष्टि में क्या है कि दूरे की वस्तु साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। तो निकट की वस्तु साफ जब नहीं दिखेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन में क्या कि जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। तो यहाँ कह रहा था कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो ये तो दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना। तो 50 का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, है ना। 51 क्या कहता है? 51 कहता है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसेज से बने द्विफोक्सी लेंस से दोष का निवारण होता है। यानी अवतल उत्तल लेंस से क्या कौन सा लेंस बनता है बाबू? जिसमें अवतल उत्तल दोनों होते हैं तो उसे द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। और द्विफोक्सी लेंस से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो जरा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 51 का सी हो जाएगा, है कि नहीं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं 52। अब यहाँ पे कहता है बाबू 52 में कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम पूछ रहा है। विचलन का मतलब होता है कि जैसे कम फैलना, ठीक है। तो किस ऐसा कौन सा रंग है जो कम फैलता है ना, एक ही जगह रहता है? तो वो है बाबू लाल। लाल रंग जो होता है ना वो फैलता नहीं। लाल रंग अगर रूम में लगा लेंगे ना तो उसका ज़्यादा रोशनी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये कम फैलता है, एक ही जगह रखता है, इसीलिए दूर दूर तक जो होता है ना लाल रंग आपको दिखाई देता है। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है यानी कम होता है? तो लाल रंग का, ठीक है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाले रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है, ओके। और किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो वो होता है बाबू बैंगनी रंग का। विचलन अधिक होता है किसका? बैंगनी रंग का। और विचलन कम किसका होता है? तो लाल रंग का विचलन कम होता है, ओके। न्यूनतम या कह लो कम, ठीक है, आपने समझ लिया।
बाबू यहाँ पे 53 क्या कहता है, 53 कहता है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। कौन सा ऐसा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो आप लोग जाएंगे हॉस्पिटल में या कहीं भी, है ना, रेलवे ट्रैक पर भी, तो लाल रंग का जो है ना वो सिग्नल जो देता है तो वो खतरे के लिए रहता है। ठीक है, तो लाल रंग यानी 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके, आइए बाबू अगला प्रश्न लेते हैं। 54 क्या कहता है बाबू, 54 कहता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है, इसका नाम आपको बताना है। बाबू मैंने आपको बताया था ना, बैंगनी रंग जो होता है ना सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, और सबसे कम विचलित वही लाल रंग होता है। ओके, अब बच्चों अगला देखते हैं। 55 कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बाबू, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रिज्म जो होता है ना वो 5 सतह होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब बच्चों अब हम 56 ले लेते हैं। 56 कहता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगती है। किस घटना के कारण, तो बाबू ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। तो 56 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नहीं, प्रकीर्णन नहीं होना चाहिए, वायुमंडलीय अपवर्तन होना चाहिए, सॉरी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है ना बाबू ये दिखाई देता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन याद रखना। ठीक है, 57 क्या है हमारे पास, देख लो। 57 कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। ठीक है, 57 का हो जाएगा डी। अब 58 कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो देखिए वायुमंडल में जो है ना प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन यानी अधिक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। प्रकीर्णन का मतलब यूँ समझो कि फैलता है, कौन सा रंग जो है ना सबसे अधिक फैलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो वह है नीला। आप देखेंगे आकाश में हमारा नीला है इसी के लिए, है ना। चलिए अब बाबू अब हम देखते हैं कि 59 कहता है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किससे व्यक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू एंगस्ट्रम से। एंगस्ट्रम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके, 60 क्या कहता है, 60 कहता है कि किस रंग यानी किस वर्ण कह लो या रंग कह लो, तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है ना, या सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना बाबू सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 60 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए लाल। 61 क्या कहता है, यहाँ पे जरा देख लीजिए। 61 कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं यानी जनरेटर कहते हैं। जनरेटर इंग्लिश वर्ड है और इसे हिंदी में जनित्र बोलते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया बाबू। अब यहाँ पे 52 क्या कहता है, 52 कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर कह लो या एमीटर कह लो, मैं आपको बता दूं कि एकमात्र वोल्ट मीटर है ना, एकमात्र वोल्ट मीटर है जिसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बाकी के जितने भी उपकरण हैं उन सब को श्रेणीय क्रम में जोड़ते हैं। तो आमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना। तो 62 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना, तो श्रेणी क्रम। ओके, आइए बाबू अब हम 63 देख लेते हैं। 63 क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ऐसा ही मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यही ना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है तो अमेरिका में वही रहेगा, पाकिस्तानों में वही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, अन्ना तो देखिए प्याज सबका इंटरनेशनल नाम ना है, समझ रहे ना। तब प्याज को बिहार में कुछ और मुंबई में जाओगे तो कंदा फंदा बोलता है कि नहीं, याद रखना। 64 क्या कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है, नरम लोहा है क्या, हाँ यही करेक्ट आंसर है। तो 64 का क्या हो जाएगा बाबू, नरम लोहा। नरम लोहा से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो बाबू 65 क्या कहता है, 65 कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है क्या होगा। तब बाबू छोटा होता है। ठीक है, आगे बच्चे हम लेते हैं
66 कहता है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, धारा को। ठीक है, आमीटर से हम किसे मापते हैं, धारा को मापते हैं। धारा मापने वाले यंत्र को हम आमीटर बोलते हैं। ओके, अब हम क्या बोलते हैं, 67 ले लेते हैं बाबू। 67 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कौन उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बाबू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ही बताता है कि विद्युत धारा है या नहीं है। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ए। ठीक है, 68 का ले लेते हैं। 68 कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर, अरे हटना रे, हाँ एम्पियर घंटा मात्रक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 68 का हो जाएगा बाबू आवेश का। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 69 क्या कहते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो इसका 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये बताना है। इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए धातु में धारावाहक कहने का मतलब जैसे धातु है ना, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसमें करंट जो है ना फॉलो करता है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 69 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा 70 क्या कहता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है बाबू, गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसमें उतना ही विद्युत जो है ना वो तेज बहेगी। अब आपको पता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है ना, तो ये है बाबू चांदी है ना। और चांदी में इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो सबसे अच्छा चालक होता है। लेकिन उतना महंगा तार कौन यूज करेगा भाई घर में, है ना, किसकी लगी हुई है पैसा। अच्छा, तो इसका 70 का क्या हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। 71 क्या कहता है बाबू, यहाँ पे देख लो। 71 यहाँ पे कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट, है ना। तो वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हो गया बाबू कि 72 में ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, या कार्य भी कह लो। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। 73 क्या कहता है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है ना। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 74 कहता है कि एक वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 1 वोल्ट बाबू क्या कहलाता है, 1 जूल बटे कूलॉम, 1 जूल प्रति कूलॉम कह सकते हैं ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 74 का। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाबू। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो है ना वो जल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो बाबू, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अब हम देख लेते हैं 76 क्या कहता है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो वो बाबू वोल्ट मीटर में नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या 77 ले लेते हैं। 77 कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से डायरेक्ट करंट जो है ना वो धारा प्राप्त होती है, यानी डीसी करंट। डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यवर्ती धारा बोलते हैं ना। तो 77 का बी हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए बाबू, अब हम देखते हैं 78 कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। जैसा कि आपको पता है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछे तो आप कहेंगे वो ओम मीटर। क्या बोलेंगे, ये देखो ओम का चित्र है, ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों में ABCD का अक्षर होता है ना, उसी तरीके से इस सब का सिग्मा फाई है ना, ये सब ग्रीक शब्द का है। ओके, अब बच्चों अब हम लेते हैं 78 तो हो गया। अब ले लेते हैं बाबू 79। ठीक है, तो 79 हम लेते हैं। 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आ गया ना ये बंडलवा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 80 कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी कुंडली का, है ना। तो 80 का देखो बाबू ये हो जाएगा आर बराबर, क्या हो जाएगा, आर बराबर V बट्टा
1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ये हमारे पास बी हो जाएगा, है ना, बी में ही है। ओके, अगला ले लेते हैं। अच्छा मैं बाबू एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे ना टाइपिंग में गलती किया, ये 1 नहीं है, ये आई है। क्या है? ये आई है, 1 नहीं है, ठीक है। ये सारे में आई होगा, ठीक है, याद रखना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बट्टा आई हो जाएगा। ओके, याद रखना, आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? भी बट्टा आई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। तो 80 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो आगे हम देख लेते बाबू, यहाँ पे 81, 81 क्या कहता है जरा देखिए। 81 कहता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 82 देख लो। 82 कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, तो इसका होता है बाबू वाट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते बाबू 83 क्या कहता है जरा देखिए। 83 कहता है कि 1 जूल का मान है, 1 जूल का मान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 जूल का मान क्या है, कितना कैलोरी है, ये आपको बताना है ना। तो 83 का हो जाएगा बाबू 0.24, ठीक है, 0.24 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 0.24 कैलोरी। ओके, अब हम 84 देख लेते बाबू। 84 क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बाबू होगा 84 का ये टंगस्टन का, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है ना। तो 84 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए। ओके, अब आइए अब यहाँ पे देखते हैं 85 क्या कहते हैं? 1 HP बराबर होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, HP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HP का फुल फॉर्म जो होता है ना बाबू, हर्स पावर होता है। HORSE हर्स पावर, POWER हर्स पावर होता है। HP का फुल फॉर्म हर्स पावर होता है, ठीक है। तो 1 हर्स पावर बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा 746 वाट, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बाबू 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 86 क्या कहता है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसे समझो। देखो बाबू, जहाँ जहाँ चुंबक का प्रभाव रहेगा ना, जैसे कि कोई चुंबक रख दो और उस चुंबक का प्रभाव जहाँ जहाँ तक जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर होता है बाबू ऑप्शन बी, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। तो ये 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। अगला प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बाबू 87 क्या कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? बाबू विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज की फैराडे ने। किसने की? फैराडे ने, यानी ऑप्शन ए। अगर आप लोग नेट पर ज़्यादातर सर्च करेंगे तो ऑस्टेड दिखेगा, है ना, ऑस्टेड दिखेगा। लेकिन जब नेट पे आप सर्च करेंगे ना तो एनसीईआरटी का जब खुलेगा वेबसाइट तो उसमें फैराडे है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आओ बाबू 88 देखते हैं। 88 कहता है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 88 का हो जाएगा बाबू विद्युत ऊर्जा में। ओके, सी हो जाएगा। 89 क्या कहता है जरा देख लीजिए। 89 कहता है कि विद्युत क्या है? विद्युत ऐसे लिखाएगा, ये गलती हो जाएगा, विद्युत, है ना, या फिर ऐसे जब द ध संयुक्त हो गया तो इसको काटो, ये त रख दो, विद्युत, है ना, ये ध है पूरा, है ना, इसलिए गलत हो जाता है। अच्छा, तो 89 का करेक्ट है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो 89 का हो जाएगा बाबू जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, यानी जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पे देख लो 90 क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 50 हर्ज। 50 हर्ज कह लो या 220 वोल्ट कह लो, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। कोनो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो 91 कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती वो है, तो वो है बाबू 50 हर्ज, ठीक है। अब यहाँ इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, है ना। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा यानी डीसी करंट, ठीक है। प्रत्यवर्ती धारा यानी डीसी करंट, डीसी को हम बोलते हैं, डीसी नहीं सॉरी, एसी करंट, है ना, क्योंकि एसी करंट को हम बोलते हैं
अल्टरनेटिव करंट, और अल्टरनेटिव करंट का हिंदी होता है प्रत्यवर्ती धारा, क्योंकि डीसी करंट तो डायरेक्ट करंट हो जाता है, वो तो दिष्ट धारा हो जाता है ना। तो 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा या फिर 50 हर्ज। 50 हर्ज का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? 50 हर्ज का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में जो है ना बाबू ये 50 बार जो है ना नीचे ऊपर करेगा, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। 92 क्या कहता है, स्विच लगाए जाते हैं। बाबू स्विच जो होता है ना, हम लोग टिपटिपुआ जो लगाते हैं बंद ऑन ऑफ करने वाला, वो स्विच हमेशा जब इलेक्ट्रिशियन लगाता है ना बाबू, तो वो गर्म तार में ही लगाता है, यानी प्लस वाले तार में लगाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर गर्म तार में लगा रहता है तो अगर आप स्विच से ऑफ कर देते, काट देते हैं, तो मतलब कि करंट लगने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर ठंडा तार में स्विच काट देगा तो काट भी देंगे तो सिर्फ बॉल लाइट जो है ना वो बंद रहेगा, लेकिन तारवा को जो है छुए जाओगे ना तो एहन मार मारेगा झटका कि उठा के पटक देगा चौकी पर से, समझ रहे हैं ना। अब आइए 93 देख लेते हैं। 93 क्या कहता है बाबू, यहाँ पे वो देख लेते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है बाबू? तो ये करता है उष्मीय प्रभाव पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा 94 देख लेते। 94 क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा बाबू, देखो विद्युत ऊर्जा का ये पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो इसका अगर बात कहा जाए तो किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, और किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट कहते हैं। यानी हमारे घरों में जो बिजली की बिल आती है ना बाबू, हमारे घरों में जो बिजली की बिल जो आती है ना वो यूनिट में आता है। क्या आता है? यूनिट में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है ना। और यूनिट यानी किलोवाट घंटा को ही यूनिट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं बाबू, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं बाबू प्रश्न क्रमांक 95। 95 कहता है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ना। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू बायोमास, है ना। बायोमास इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 नहीं 96। 96 कहता है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किस में होता है? भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पाद में। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर है तीनों में यूज होता है, ठीक है। तो ए बी सी ये तीनों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू 97 क्या कहता है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, ये पूछा जा रहा है। किस दिन नहीं कर सकते हैं बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बादलों वाले दिन। किस दिन? बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 97 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 98 देख लेते हैं। 98 कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न, ये तो गलती लिख दिया है ना, उत्पन्न, व्युत्पन्न लिखा नहीं, गलती है, उत्पन्न होगा, उत्पन्न नहीं कर सकता, नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसमें से बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर चारों में से, है ना। तो 98 का हो जाएगा बाबू ये नाभिकीय ऊर्जा, है ना, इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है 99 देख लो कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसे भी आप लिख सकते हैं सिलिकॉन, ठीक है, ये ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी 99 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी करेक्ट आंसर सिलिकॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 क्या 16, अरे यार क्या यार 16 नहीं 100वां क्वेश्चन कहता है कि बायोगैस का मुख्य अव्यय है। बायोगैस का मुख्य अव्यय क्या है बाबू? ये चारों में से आपको बताना है। तो बाबू वो है मेथेन। क्या है बाबू? मेथेन है बायोगैस का मुख्य अव्यय, यानी CH4। ओके, बायोगैस को हम क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। बायोगैस को क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी बोलते हैं। 101 यहाँ पे देख लीजिए, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। बाबू पवन चक्की क्या होता है जानते हैं? जैसे खेतों में बड़ा बड़ा क्या लगा रहता है बाबू? टावर लगा रहता है। जैसे कि बड़ा बड़ा इस तरीके से खेतों में क्या होता है? टावर लगा रहता है, और इसके ऊपर क्या रहता है? 3 तरह से छकरी रहते हैं, और ये क्या होता है? घूमता रहता है ना। और ये जो होता है बाबू, ये हमें क्या विद्युत प्रदान करते हैं, इससे हमें विद्युत का निर्माण भी होता है। मैं आपको बता दूं बाबू, ये जो होता है इसका आंसर जो है 15 किलोमीटर पर आवर।
इसको समझिए, न्यूनतम हवा जो होता है ना बाबू, वो होता है 12 से लेके 14 किलोमीटर, ठीक है, 12 से 14 किलोमीटर ये होता है न्यूनतम हवा, ठीक है। और हमको ज़रूरत कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर का, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। 102 ले लेते हैं। 102 क्या कहता है कि कौन सी गैस विश्व उष्मा क्या है, वैश्विक है ना, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर है बाबू, ओके। अब हम आगे देख लेते हैं 103 में। 103 क्या कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये आपको बताना है। तो इन चारों में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो 103 का बाबू होगा स्थितिज ऊर्जा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अब हम क्या करते हैं 104 ले लेते हैं। 104 कहता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, ये आपको बताना है। 104 का होगा बाबू, वो हो जाएगा सूर्य। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है बाबू, सूर्य है, ठीक है। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं 105 देख लेते हैं। 105 कहता है कि धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि धूप में जो सौर ऊर्जा रखते हैं ना, सोलर लाइट है ना, उससे कितना वाट जो है विद्युत उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 105 का करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा बाबू, 0.7 वाट आ जाता है उससे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो बाबू यहाँ पे 105वां प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। 105 तो पढ़ा ही दिए हैं। 106 है ना, तो 106 क्या कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बाबू। तो ये जो है ना उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है, ठीक है, ये यूपी में स्थित है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 107 ले लेते हैं। 107 क्या कहता है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो बाबू उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है बाबू, तो वो है अवतल दर्पण, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे कहता है 108। 108 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी स्रोतों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, सूर्य को माना जाता है, ठीक है। तो 108 का जो होगा बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा। 109 क्या कहता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु है, वो क्या है इसका बाबू, वो आंसर आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, वो है यूरेनियम। याद रखना यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, यानी कहने का नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत है, यूरेनियम का जरूरत है, ठीक है। 110 क्या कहता है, जरा देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू सीएनजी। सीएनजी को हम खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं कर सकते इसका उपयोग, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। 11 क्या कहता है, 11 कहता है यानी 111वां कहता है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, तो वो होगा बायोगैस। क्या होगा बाबू, बायोगैस। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। 112 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 112 यहाँ कहता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण मतलब डिफिनेशन जानते हैं, बता देते हैं। नवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर से खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है, उसे नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है बाबू, इसमें ये आपको बताना है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा बाबू इसमें कोयला खत्म होने वाला चीज़ है, ओके। 113 आपको बताना है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या, अंतिम स्रोत है सूरज बाबू। क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना। आगे हम बढ़ते हैं।
आइए अब हम लेते हैं बाबू 114। 114 कहता है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। आपको बताना है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो बाबू वो है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, बाकी सब तो खत्म होने वाला है, कोयला भी खत्म हो सकता है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा करेक्ट आंसर है बाबू। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे है 115। 115 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। 115 कहता है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। जैसे हम खिलौना बनाते हैं ना, जैसे कि कार हो गया, इलेक्ट्रिक कार है ना, ये सब किस में उपयोग करते हैं, यानी सूखा सेल लगा देते हैं। रिमोट वाला नहीं होता है, उसमें सूखा सेल लगा होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बाबू। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बाबू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, इसका PDF जो है ना बाबू, पंकज स्टडी सेंटर PNKAJ पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CENTRE सेंटर.com पे मिलेगा। ठीक है, इसका PDF। धन्यवाद दोस्तों।